आयुर्वेद ने एक बड़ा ही विलक्षण मेथड अडॉप्ट किया था जिसको हम प्रकृति एनालिसिस कहते हैं। नाड़ी परीक्षा के द्वारा शरीर की सारी अग्नियां वो सब पित्त को इंगित करती है। मूल प्रकृति व्यक्ति की कभी नहीं बदलती, वो फ्रॉम लाइफ टिल डेथ एक ही रहती है। नाड़ी परीक्षण यानी पल्स को चेक कर, पल्स को जांच कर ये पता करना कि किसी के शरीर में कौन सी बीमारी है। ये हमारे आयुर्वेद की बहुत पुरानी पद्धति है और बहुत ही कारगर है, असरदार है। आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं वैद्य अखिलेश जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी अखिलेश सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो नाड़ी परीक्षा की हम लोग बात करते हैं ये क्या होता है और कैसे काम करता है? कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक पल्स को जांच करके किसी इंसान की सारी बीमारियों को स्कैन कर देना, उसके पूरे शरीर को जांच लेना, कैसे करता है काम? आयुर्वेद ने एक बड़ा ही विलक्षण मेथड अडॉप्ट किया था जिसको हम प्रकृति एनालिसिस कहते हैं, नाड़ी परीक्षा के द्वारा। जी नाड़ी परीक्षा में हम क्या करते हैं, ये 3 फिंगर्स हैं, जैसे सपोज ये मेरा हाथ है और फिंगर्स आइडियली इस ढंग से रखी जाती हैं। जो इंडेक्स फिंगर है हमारी, इसको हम वात का डायग्नोस करते हैं। वात का मतलब है वायु। तीसरी बायोलॉजिकल फोर्स होती है शरीर में जिसको हम दोष कहते हैं, पित्त। और थर्ड होती है कफ। वात को फोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है शरीर में। पित्त को हम मानते हैं ऑल काइंड ऑफ बायोकेमिकल सिक्रीशंस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोनल सिक्रीशंस, शरीर की सारी अग्नियां वो सब पित्त को इंगित करती हैं। थर्ड वाइटल फोर्स इन द बॉडी वो जो है उसको कहते हैं कफ। कफ का मतलब है फोर्स ऑफ कोहिजन। फोर्स ऑफ कोहिजन की वजह से टिश्यू बिल्डिंग होती है। छोटा सा बच्चा इतना सा पैदा होता है, वो लॉन्गिट्यूडनली और वर्टिकली दोनों तरफ बढ़ना चालू हो जाता है, तो वो कफ दोष की वजह से है। जैसे आपने बताया कि कोई सा एक चीज डोमिनेट करता है, जी। सबसे पहले जो दोष शब्द का इस्तेमाल आपने हाँ। किया, दोष का मतलब क्या है? हाँ। एक दूसरा जो आपने कहा कि एक बार कोई सी भी एक प्रकृति जो है वो डोमिनेट करती है, जी। तो क्या वो बदल भी सकती है टाइम के साथ? हाँ, या फिर ऐसा होता है कि जो चीज रही वो वैसी रहेगी थ्रू आउट द लाइफ? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति एक यूनिक प्रकृति के साथ पैदा हुआ है। कुछ लोग विशेषता वातज हैं, कुछ स्पेसिफिकली पित्तज हैं, कुछ कफज हैं, कुछ बाइदोषिक हैं और कुछ त्रिदोषिक भी हैं। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप्स। ठीक है। मूल प्रकृति व्यक्ति की कभी नहीं बदलती, वो फ्रॉम लाइफ टिल डेथ एक ही रहती है। जैसे शक्ल में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते ना, ऐसे मूल प्रकृति कभी नहीं बदलती। देयर इज ए टेम्परेरी चेंज और डिफॉर्मिटी और इम्बैलेंस ऑफ दैट, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे में पित्त, तुम्हारी प्रकृति पित्तज है लेकिन वात बढ़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि प्रकृति से अलग दोष बढ़ गया। अब दोष शब्द की व्याख्या क्या है? वो कहता है दुष्यते अनेन इति दोषा। इसका मतलब संस्कृत में है द वन विच हैज गॉट ए टेंडेंसी टू गेट आउट ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड एज दोषा। अगर हम हिंदी में अनुवाद करें हम सोचेंगे दोष का मतलब डिफेक्ट है ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक इम्परफेक्ट प्रॉब्लम, एक क्रिएशन है, इसीलिए वो दोष उसके अंदर हैं। अगर वो दोष या डिफेक्ट ना होते, ये डिफेक्टिव मॉडल ना होता, तो शरीर अमरत्व को प्राप्त हो जाता। फिर हम में और ईश्वर में फर्क क्या रह गया? तो इसलिए कहता है द वन विच हैज गॉट ए टेंडेंसी टू गेट डिकेड और गेट आउट ऑफ बैलेंस। तो शरीर धीरे धीरे आउट ऑफ बैलेंस जब हो जाता है एक ऐसी स्टेज पे जहाँ से वो वापस नहीं लौट सकता और उसकी वजह से देह की एक दिन मृत्यु हो जाती है। सो इवन द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड डाई वन डे। इसीलिए तो लेकिन जब तक हम जीवित हैं उसकी लॉन्जिविटी, क्वालिटी बढ़ा पाए, आयुर्वेद कहता है जब ये 3 दोष समावस्था में है हम हेल्दी रहते हैं। जब वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं। जब एक बहुत ही ज़्यादा लेवल ऑफ इम्बैलेंस बढ़ गया तो उसको बीमारी का नाम कह दिया और धीरे धीरे कहते हैं फलाना आदमी फलानी बीमारी से मर गया। अब आते हैं प्रकृति के, ये तो दोष की व्याख्या हो गई। प्रकृति की जब बात करते हैं, जब हम नाड़ी देखते हैं, हम ये देखते हैं कि व्यक्ति की मूल प्रकृति क्या है। कि अगर आप आए हैं, सपोज अगर जैसे आप आते हैं डायग्नोसिस तो तभी से शुरू हो जाता है, आपको बिना बताए। वो मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि आप लीन एंड थिन हैं। अगर आप लीन एंड थिन हैं तो आप वातज प्रकृति की हैं। फिर जिस तरह से द वे यू वॉक एंड टॉक टू योर डॉक्टर,
वो चुपचाप एनालाइज करता है आपको। प्रकृति एनालिसिस वहीं से शुरू हो जाता है, ये चिकित्सक कहता नहीं है अपने मुंह से, चुपचाप अंदर समझ। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या क्या चीजें होती हैं जो कि आप नोटिस करते हैं। जी, द वे पर्सन वॉक्स इन, द वे ही प्रेजेंट हिमसेल्फ। ये कहता है ओ डॉक्टर साहब वो सॉरी मैं लेट हो गया, वो जल्दी में वो ट्रैफिक था, वो ये था, वो था, वो पैकिंग नहीं हुई, मैंने नाश्ता नहीं किया था, बच्चों ने स्कूल जाना था, हाँ हाँ बस मैं आ गई हूँ, अच्छा मैं बैठ जाऊँ, अच्छा कहाँ बैठ जाऊँ। तो दिस इज वन प्रेजेंटेशन। ये क्या क्या इंडिकेट किया है? वातज प्रकृति। व्हेन योर क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस इज नॉट देयर, यू आर इनटू मेनी डायरेक्शंस। अरे मैंने ये करना था, अरे एंग्शियस हैं आप नर्वस हैं, आप आ गए हैं, तब भी आप धीरे धर के चुपचाप भी बैठ सकते थे, लेकिन आपने उतने समय में ही कमरे में जैसे तूफान सा ला दिया। आपको पर्सनली नहीं कह रहा, उदाहरण के लिए लोगों को समझा रहा हूँ। तो क्या होता है, ये वात प्रकृति के लक्षण इंगित करते हैं। द वे वातज पर्सन वॉक्स, इट इज लाइक माइकल जैक्सन, व्हेन ही वॉक्स ही डांसेस इन द एयर, ठीक है, उसके लिम्स चलते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो मूलतः अगर मैं कहूँगा, अभी तो आपने ये वातज लक्षण आपकी बॉडी को देख करके मैंने बताए, जब मैं आपकी नाड़ी पर हाथ रखूँगा तो पता लगेगा कि हम डबल चेक भी कर लेंगे तो आपकी प्रकृति वातज मिलेगी। यानी कि जब हमने ये 3 फिंगर्स रखी, इफ दिस इज फॉर वाता एनालिसिस, दिस इज फॉर पित्ता एंड दिस इज फॉर कफा। मुझे अगर खुद से करना हो तो मैं कैसे करूँगी? हाँ मैं बताता हूँ। देखिए सपोज आपने यहाँ से रखिए, अब हम क्या करते हैं, ये थंब जो है, थंब के रूट ऑफ द थंब के नीचे से रेडियल आर्टरी नाम की एक आर्टरी निकलती है जिसमें पल्सेशन होती है। हम 3 फिंगर्स यहाँ रखते हैं बिलो द रूट ऑफ द थंब। तो पहली जो छोटी फिंगर है जिसको हम कनिका बोलते हैं, वो यहाँ आती है, इंडेक्स फिंगर। देन इज द मिडिल फिंगर, मध्यमा जिसको बोलते हैं, फिर आती है ये तीसरी उंगल। तो ये वातज, ये पित्तज, ये कफज दोष को इंगित करती है। व्हेन वी पुट इक्वल प्रेशर बिलो ऑल द 3 फिंगर्स, अब आप जैसे मैंने रखी ऐसे रखनी है, नीदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट, बीच का प्रेशर रहे, ठीक है। पहले थोड़ा सा आप दबा सकते हैं, फिर उसको धीरे धीरे हल्का सा ढीला छोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपको अपनी पल्स फील होगी। अब आप खुद देखिए। और ये हमेशा राइट हैंड से करना होता है? प्रेफरेबली यस, या यहाँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और करनी है, जैसे तीनों के फिंगर के नेल्स इक्वल लाइनिंग में हो, ये देखिए, हाँ, चाहे उंगली हमें थोड़ी मोड़नी पड़े, है ना। अब इक्वल प्रेशर जैसे आपने रखा, और अब मैं धीरे धीरे रिलीज करूँगा। आपने ना बहुत सॉफ्ट ना बहुत हार्ड, बीच का प्रेशर रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपका प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ है? मुझे लग रहा है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन वो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपने मोली बांधी हुई है, उसका हम चाहते हैं उसके साथ, उस उंगली के साथ जस्टिफिकेशन हो पूरा। ओके। मुझे बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि मुझे लगता है मूवमेंट हो रहा है। कोई बात नहीं, अंदाजे से बताइए। ये अच्छा ठीक है। अब जो मैं देखता हूँ, जैसे मैं इस हाथ में देखी, मैं सेम पल्स, सेम हाथ की पल्स आपको चाहूँगा कि आप देखें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये मैंने अब देख ली। अब आप 3 फिंगर्स यहाँ रखिए, ऐसे ही बराबर की उसमें, ओके, ठीक है। अब आप ध्यान से सोच के बताइए। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपके केस में जो प्रकृति है वो बायुदोषिक है, पित्त वातज प्रकृति है। आपका प्रेशर पहले यहाँ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है ऑन द अदर फिंगर। सो जब हम प्रकृति देखते हैं, वातज, पित्तज और कफज, ये तीनों फिंगर्स पहले हमने लाइंग डाउन पोजीशन में रख दी, उसके बाद सीधा उनको खड़ा कर दिया स्टैंडिंग पोजीशन में। देन वी बिकम मोर पिन पॉइंटेड, है ना। तो ये तो मूल प्रकृति आपको पता लगती है। अगर प्योर वाता है तो वात के नीचे ही सबसे ज़्यादा पल्सेशन मिलेगी, प्योर पित्ता है तो पित्त के सामने मिलेगी, प्योर कफा है तो कफ में। कई बार क्या होगा, पित्त पे जंप करती है पल्स, फिर कफ पर शिफ्ट हो जाती है, राइट, देन यू आर पित्त कफा। अगर ऐसे चले तो पित्त वाता। तो इस तरह से दोषों का निर्धारण होता है कि आप सिंगल प्रकृति के व्यक्ति हैं या बायुदोषिक प्रकृति हैं या ट्राइदोषिक प्रकृति हैं। तो आप नाड़ी के कोरिलेशन को बाकी क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ आपने वो किया, जो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स थे। ऑब्जेक्टिव मतलब आप आए चल के,
आपने जिस तरह से एक्ट किया, फिर मैंने देखा आप लीन एंड थिन हैं, आप पतले हैं बकरी की तरह, तो आप वातज प्रकृति के हैं। वो लक्षणों के सिम्टम हम आगे बात करेंगे। तो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं मॉडरेटली बिल्ट, लायन लाइक पर्सनैलिटी है, फायरी, वो कहेंगे परफेक्शनिस्ट होंगे, टाइम पे आएंगे, मैडम आप लेट हैं मैं तैयार हूँ, कैमरा रेडी क्यों नहीं है, ठीक है, दे आर परफेक्शनिस्ट, राइट ऑन टाइम, देयर IQ इज वेरी स्ट्रांग। जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो स्लो, लेजी, एलिफेंट लाइक पर्सनैलिटीज, थोड़ी बॉडी भी शायद, ब्रॉड बॉडी, बिग मसल्स, ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड फेस, थिक लस्ट्रस ग्रोथ ऑफ हेयर्स, ये सारी चीज़ों में मिलेगी। आवाज़ मेलोडियस मिलेगी जी। आप कल्पना कीजिए मुकेश की आवाज़ या मन्ना डे की आवाज़, या कोई राग कोई गा रहा है भारी आवाज़ के साथ, जैसे श्यामा तोरी बांसुरी नेक बजाओ श्यामा, क्या बात, बहुत मधुर गाते हैं। इस आवाज़ में जो मधुरता है, यानी मुकेश जी की या मन्ना डे जी की आवाज़ में जो मधुरता है, जो गहनता है, वो उनकी कफ प्रकृति की वजह से है। तो मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि आपकी प्रकृति भी कफज है, डोमिनेट करती है। अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरी अपनी पर्सनल प्रकृति पूछे तो मैं पित्त कफज व्यक्ति हूँ जी, लेकिन कफज है। हाँ, कफज है। पित्त कफज का मतलब है आपकी पिच में अथॉरिटी है, हाई पिच साउंड है, वो आप ऐसे नहीं करे श्यामा तोरी, विद अथॉरिटेटिव फायर एनर्जी इज देयर, तो वो ब्लेंड जब बन जाता है वो पित्त कफज प्रकृति है। जी, हमने 2 सिम्टम्स की बात की, हाँ, तीसरा रह गया है अभी। कफज प्रकृति। जो एलिफेंट लाइक पर्सनालिटीज होते हैं वो स्लो होंगे, धीरे धीरे आएंगे। अरे भाई बस मैं ना नींद देर से खुली तो फिर मुझे नहाने में समय लगा, फिर मैंने कपड़े पहने, फिर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं खोला था, मैंने गाड़ी निकाली चाबी, वो धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन देंगे और धीरे धीरे ही आएंगे और धीरे धीरे ही बैठेंगे। वो अगर बैठे हैं तो लेटना चाहते हैं, लेटे हुए तो सोना चाहते हैं। दे आर स्लो, लेजी एंड डल। और पित्त कैसे अलग होगा? पित्त प्रकृति फायरी होता है, इन एक्शन, लायन लाइक पर्सनैलिटी, माई वे और हाईवे, ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, परफेक्टली क्यों नहीं हुआ। उनका IQ बहुत स्ट्रांग होगा। कई बार वो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, एग्रेसिव इन अप्रोच, क्योंकि बॉस कफ प्रकृति का है, ये जो है भाई साहब सबॉर्डिनेट जो पित्त प्रकृति के हैं, तो क्या होगा, ही विल लूज द जॉब वेरी फ्रीक्वेंटली, क्योंकि बॉस से ही भिड़ गए तुम। बोले तुम क्या समझते हैं अपने आप को, मैं ज़्यादा जानता हूँ। नो, बॉस इज ऑलवेज राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, ये तो समझ में आ रहा है कि प्रकृति जो है वो सिर्फ आपके शरीर की बीमारी नहीं बता रहा है, बता रहा है कि वो आपके इस तरीके से आपके करियर में, आपके करेक्ट सभी में इफेक्ट करती है, हर चीज़ में जो है उसका असर और उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अगर आप प्रकृति एनालिसिस का इस पहलू को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। आज जिस हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बातें करते हैं ना, अगर आयुर्वेद के बड़े पर्सपेक्टिव को देख लेंगे तो वो उनसे कहीं ज़्यादा डिटेल्ड नरेशन देता है। कुछ ऐसा ही है जैसे एस्ट्रोलॉजी वाले बता देते हैं कि भाई साहब तुम्हारा ये ग्रह है, चाल दशा खराब है, इसको ऐसे करके उपाय कर लो तो ठीक होगा। सो आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट थेरेपेटिक, नॉट ओनली फॉर द फिजिकल बॉडी, फॉर द एलिमेंट के साथ बुखार है तो गोली दे दो ना, शरीर में, मन में, आत्मा में विकार जहाँ पैदा हो रहा है उसको ठीक कैसे करना है। जैसे बड़ी सरलता से आयुर्वेद एक्सप्लेन करता है कि एंगर इज ए डिजीज, दो टेम्परेरी, राइट, आता है वे गुस्सा चला जाता है। अगर एंगर या अहंकार वो क्या है, बीमारी है, तो उसका तरीका क्या है एंगर को वो करने का, फॉरगिवनेस, या मेडिटेशन करते हो आप अंतर मन के में झांकते हो, आप गुरु से पूछते हो मैं क्या करूं, ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। तो आपकी मन और आत्मा शांत हो जाती है। वो शांति क्या हुई, इनर पीस और हार्मनी ले आई। दैट इनर पीस एंड हार्मनी वाज मेकिंग यू स्टेबलाइज्ड, बैलेंस्ड। उससे आपका एसिड सिक्रेशन लेवल भी ठीक हो गया, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया, आपको नींद भी ठीक आ गई, आपकी चिंता भी चली गई। वो सब क्या थी, बीमारियां थी। तो आयुर्वेद कहता है ईगो जो है, अहंकार क्या है, डिजीज है। कौन सा विकार है, पित्तज विकार है, पित्ता एग्रीवेशन से। जैसे किसी को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है और वो भूखा भी है, तो दो तरीके हैं इसको शांत करने के, या तो उससे लड़ पड़िए, या ऐसे कहिए अच्छा बाद में लड़ेंगे, खाना खाओ, पहले खाना खिला दीजिए, उसके बाद वो शांत हो जाएगा, राइट। तो
अगर गुस्सा चढ़ा हुआ आदमी को उसके सामने आप दो चीज़ें रखें, एक गर्मा गर्म कॉफ़ी और दूसरा नारियल पानी, और उस गुस्से से, कॉमन सेंस हमें ये कहती है। क्या मैंने आपको इसके बारे में बताया नारियल पानी? नहीं, आपको अपने आप पता था। क्यों पता था? क्योंकि आपने बचपन से लेकर के आज तक एक्सपीरियंस और अनुभव से समझा और सीखा है अपने आप। किसी स्कूल ऑफ थॉट ने आपको पढ़ाया नहीं है ये बात। ये दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस साइंस कि द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा यू आर अप्लाइंग नोइंगली और अननोइंगली इनटू योर डेली लाइफ। सिर्फ हम क्या करते हैं, अगर आपको अंदर एक इनसाइट डेवलप कर दी कि भाई बी इंट्रोस्पेक्टिव, समझ लो आप क्या हो और उसके हिसाब से बिहेव करो। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से अपनी नाड़ी का परीक्षण हम खुद कर सकते हैं, खुद जान सकते हैं, और इस नाड़ी परीक्षण के जरिए ये भी पहचान सकते हैं कि हमारी प्रकृति कैसी है। उसके आधार पर ही हमारे शरीर की बीमारियां तय होती हैं, उनका इलाज तय होता है, और सिर्फ शरीर नहीं, हमारी मानसिक समस्याएं, हमारे रिश्ते, सब कुछ कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है।